आप सभी को मेरा सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा पार्ट लेकर के आया हूं। तीसरे पार्ट में हमने प्रतिरोध के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। आज हम उसी प्रतिरोध के फार्मूले से आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हमने प्रतिरोध का फार्मूला का अध्ययन किया है। प्रतिरोध का फार्मूला R इज इक्वल टू ओम के नियम से आया था V अपान I। जब हमने इसका निगमन किया था तो उसमें आया था R इज इक्वल टू M अपान N E स्क्वायर टाउ L अपान A। इनमें जो संकेत अक्षर प्रयोग किए गए हैं उसको हमने पिछले क्लास में देखा है, कौन कौन से संकेत अक्षर किस लिए प्रयोग किया गया है। आज हम आज का क्लास का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत चालकता। आज के क्लास का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता को कैपिटल G से दर्शाते हैं विद्यार्थियों। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल G से। और इसका डेफिनेशन होता है किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो यहां पर ये हो गया विद्युत चालकता की परिभाषा। अब यदि हम सूत्र के रूप में देखें तो यह आ जाएगा विद्युत चालकता कैपिटल G प्रतिरोध का व्युत्क्रम है विद्यार्थियों, इसलिए हम क्या लिखेंगे? विद्युत चालकता इज इक्वल टू 1 अपान प्रतिरोध। और अभी मैंने बताया कि विद्युत चालकता को कैपिटल G से दर्शाते हैं और प्रतिरोध को हम किससे दर्शाए थे? R से। तो ये हो जाएगा कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R विद्युत चालकता का फार्मूला। साथ ही साथ हमने विद्युत प्रतिरोध का फार्मूला भी पढ़ा है, R इज इक्वल टू V अपान I। यदि हम R की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो G की वैल्यू क्या हो जाएगा? I अपान V, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम करेंगे तो I ऊपर V नीचे। राइट साइड में जो और भी राशियां हैं उनको भी हम व्युत्क्रम करेंगे तो विद्युत चालकता इज इक्वल टू हो जाएगा N E स्क्वायर टाउ ऊपर चला जाएगा, M नीचे आएगा और A ऊपर जाएगा और L नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये विद्युत चालकता का फार्मूला कई रूपों में बोलने का तात्पर्य है। एक तो G बराबर I अपान V हो गया, एक हो गया G इज इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ अपान M इंटू A अपान L। साथ ही साथ सबसे पहले तो इसका परिभाषा के रूप में फार्मूला था G इज इक्वल टू 1/R। आइए अब देखते हैं G का मात्रक क्या होगा, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला है 1/R। तो 1 अपान R, R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों? ओम। तो ये हो जाएगा 1/ओम। 1/ओम को हम लिखेंगे ओम इनवर्स। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? ओम इनवर्स। तो G का मात्रक क्या हो गया? ओम इनवर्स। इसी को ओम इनवर्स को महो भी कहा जाता है, इसी को साइमन भी कहा जाता है। तो आप चाहें तो इन तीनों में से कोई भी मात्रक आप विद्युत चालकता का लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं G का विमीय सूत्र क्या होगा। G का विमीय सूत्र तो फार्मूला है G इज इक्वल टू 1/R। तो यहां पर 1/R है तो R का विमीय सूत्र रखेंगे। किसका विमीय सूत्र रखेंगे? R का। R का विमीय सूत्र हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, ML2 T-3 A-2 ML2 T-3 A-2। इसको यदि हम व्युत्क्रम करते हैं ऊपर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा M इनवर्स L-2 और T-3 है ऊपर जाएगा T+3, A-2 है ऊपर जाएगा
A2। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, जी का विमीय सूत्र m इनवर्स l का घात -2 t का घात 3 a का घात 2। तो हम लोगों को विद्युत चालकता में विद्यार्थियों इतना ही हम लोगों को स्टडी करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। इसका एक नाम और है विद्यार्थियों, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। और यहां पर मैं इसका संकेत चिन्ह यहीं पर बता देता हूं, इसको दर्शाते हैं रो से। किससे दर्शाते हैं? रो से। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है विद्यार्थियों कि प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर? 4 कारकों पर निर्भर करता है। और वो कौन कौन से कारक हैं? चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद, चालक की प्रकृति और चालक के ताप पर। तो शुरू क्या जो 2 निर्भरता है, हम जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध R, चालक की लंबाई को किससे दर्शाए थे? लंबाई को दर्शाए थे L से। वह चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद किससे दर्शाए थे? अनुप्रस्थ परिच्छेद को दर्शाए थे विद्यार्थियों A से। A पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है, किस प्रकार निर्भर करता है? हमने पिछले वीडियो में देखा है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ये पहला कथन था उसमें। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा कथन था चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये दूसरा कथन था। ठीक है, ये कथन हम या ये निर्भरता प्रतिरोध का हम पिछले क्लास में अध्ययन किए हैं। उसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। दोनों कथनों को मिलाकर लिखने पर, यदि हम दोनों कथनों को मिला दें तो क्या मिलेगा? दोनों कथनों को मिलाकर लिखने पर, तो दोनों कथन को मिलाकर के लिख देते हैं विद्यार्थियों। ये मिल जाएगा R अनुक्रमानुपाती L/A। क्या मिल गया? R अनुक्रमानुपाती L/A। अब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा के बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक लगाया जाता है। यहां पर हमने एक नियतांक के रूप में क्या लगा दिया? क्या लगाया? रो लगा दिया। इस रो को ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसका डेफिनेशन अभी आगे देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने रो संकेत चिन्ह लिया है वो किसके लिए लिया है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हमने रो लिया है। ठीक है विद्यार्थियों, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। इसी समीकरण में यदि हम कुछ कंडीशन रख देते हैं, यदि L = 1 व A = 1 समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा विद्यार्थियों? यदि हम इस L के जगह पे 1 और A के जगह पे 1 रखेंगे तो मिल जाएगा विद्यार्थियों R = क्या मिलेगा? रो मिलेगा। R = क्या मिलेगा? रो मिलेगा। अब यहां पर ध्यान देना विद्यार्थियों, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध लिखे हैं, इसका यदि अब हम यहां से क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल
L बराबर 1 है विद्यार्थियों और A बराबर 1 है, इसलिए हमने क्या लिखा, L बराबर 1 के लिए लिखा है एकांक लंबाई, A बराबर 1 के लिए लिखा है एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। के प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। के प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा। हम लोगों को ये भी पता है क्या कि क्षेत्रफल और लंबाई का जो गुणनफल है वो बेलनाकार चालक का क्या होता है? बेलनाकार चालक का आयतन। यदि हम ध्यान देना, यदि हम यहाँ पर सिंगल सिंगल ना लिख करके अलग अलग एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ना लिख करके हम उसको एक साथ बोल दें कि एकांक आयतन के प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, तो ये भी डेफिनेशन सही होगा। क्या लिखेंगे? एकांक आयतन, ए का मान 1 है विद्यार्थियों, एल का मान 1 है, तो इन दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं एकांक आयतन। ठीक है, तो एकांक आयतन के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम ऐसा भी डेफिनेशन लिखते हैं तो भी डेफिनेशन क्या होगा? सही होगा विद्यार्थियों। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन। यहीं पर जो समीकरण 1 लिखे हैं, यहां से हम ए और एल को इधर पक्षांतर कर देंगे तो रो का क्या मिलेगा? फार्मूला मिल जाएगा। तो यहां पर समीकरण नंबर 1 से रो इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा आर ए अपान एल। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो गया? फार्मूला हो गया विद्यार्थियों, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला। अब हम ध्यान देना विद्यार्थियों, अब हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखते हैं विद्यार्थियों। तो यहां पर R का मात्रक हमने पढ़ा है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और L लंबाई है विद्यार्थियों, तो इसका मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर यहां से कैंसल हो जाएगा अंश और हर से, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? ओम इंटू मीटर। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों रो का विमीय सूत्र का। किसका विमीय सूत्र? रो का विमीय सूत्र। अब रो का विमीय सूत्र के लिए ध्यान देना विद्यार्थियों, प्रतिरोध का विमीय सूत्र हम लोगों को पता है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है ML2 T-3 और A-2। ये किसका विमीय सूत्र है? प्रतिरोध का। साथ ही साथ यहीं पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ये प्रतिरोध इंटू मीटर। मीटर के लिए फिर से मैं एक L लगा देता हूं, तो ये आ जाएगा M L का घात 3 T का घात -3 A का घात -2। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो जाएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला, मात्रक और विमीय सूत्र। साथ ही साथ विद्यार्थियों यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला में R का मान पुट कर देते हैं। R A अपान L, ये तो हम पढ़े हैं, ये भी निगमन किया है ना। यहीं पर R का मान, कौन सा R का मान? R का मान अभी ये पहले पेज में हम लोग देखे हैं, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूला को यदि हम यहां पर R के मान की जगह पे रख देते हैं, तो R का मान वहां से हम यदि रखते हैं M अपान NE² टाउ L अपान A, ये किसके जगह पे रखें? इस R के जगह पे। फिर क्या है विद्यार्थियों, साथ में यहाँ पर A अपान L है, A अपान L रखते हैं, तो यहां से L और L, A और A कट जाएगा विद्यार्थियों, तो यहाँ पर
फार्मूला आ जाएगा m/n² टाउ। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये भी फार्मूला याद रखना है, क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको देखना है। विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ध्यान देना विद्यार्थियों, हमने प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ा है। कितने कारकों पर निर्भर किया था? 4 कारकों पर निर्भर किया था, L, A, N और उसके बाद लास्ट में हम लोग लिखे थे ताप। तो यहां पर इसमें L और A नहीं आया है, तो L और A को छोड़ देंगे। बाकी जो उसमें जो 2 और थे प्रतिरोध वाले निर्भरता में, उसको लिखना है। तो सबसे पहले निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर। किस पे निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर। प्रकृति के लिए यहां पर ये जो आया है N क्या है विद्यार्थियों? N जो है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर रो जो है प्रति एकांक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। सीधा सीधा बोले कि जिस पदार्थ में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। साथ ही साथ हम लोगों को यह भी पता है कि प्रत्येक पदार्थ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में अलग अलग होता है, इसलिए हम लिखते हैं कि चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा निर्भर करता है चालक के ताप पर। किस पे निर्भर करता है? चालक के ताप पर निर्भर करता है। तो चालक के ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, ये टाउ क्या है? टाउ क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल है, और ये श्रांति काल के क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है, हर में है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती है। और ताप बढ़ाने पर यह श्रांति काल क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का 2 क्रमागत धनायन के टक्करों में लगा समय। ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ने से जो टक्कर में लगा समय है, समय क्या हो जाता है? कम होता है। कम होने पर ये कम होगा, T का मान, T ताप ले लेता हूं। ताप को यदि हम बढ़ाते हैं, ताप को क्या करते हैं विद्यार्थियों? बढ़ाते हैं, तो श्रांति काल कम हो जाता है, और श्रांति काल कम होने के कारण विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सीधा सीधा ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये हो गया विद्यार्थियों विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। यदि हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में इतना अध्ययन कर लेते हैं तो एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विशिष्ट चालकता। विद्यार्थियों, विशिष्ट चालकता को दर्शाते हैं सिग्मा से, और विशिष्ट चालकता जो है पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसका व्युत्क्रम? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्यार्थियों, तो यहां पर विशिष्ट चालकता जो सिग्मा है वो फार्मूले के रूप में 1 क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। व्युत्क्रम बोल रहा है, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 विशिष्ट प्रतिरोध। और यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाए हैं विद्यार्थियों? विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाए हैं रो से, इसलिए सिग्मा का फार्मूला आ जाएगा 1/रो। तो ये आ जाएगा विशिष्ट चालकता सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/रो। साथ ही साथ अभी हमने रो का फार्मूला देखा है। रो का कितना फार्मूला देखा है? एक तो RA/N, इस फार्मूले को रख देंगे, और दूसरा इस फार्मूले को भी रखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो रो का यदि मैं फार्मूला यहां पर रख देता हूं, कौन सा? RA/L, 1/RA/L लिखूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा L
अपान आर ए, क्या आ जाएगा, एल अपान आर ए। साथ ही साथ उसका व्युत्क्रम भी कर देता हूं, किसका, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, तो ये नीचे वाला जो है ऊपर और एम वाला क्या हो जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ ऊपर चला जाएगा, एम क्या होगा विद्यार्थियों नीचे आएगा। तो विभिन्न रूपों में विशिष्ट चालकता का फार्मूला मिल गया। एक तो फार्मूला 1/रो, दूसरा फार्मूला L/ρ × A और तीसरा फार्मूला है एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम। अब हम इस विशिष्ट चालकता का मात्रक देखते हैं विद्यार्थियों, मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो मात्रक के रूप में यहां पर 1/रो है, तो 1/रो का मात्रक हमने अभी देखा है, रो का मात्रक है ओम इंटू मीटर, रो का मात्रक क्या है ओम इंटू मीटर। तो यहां से ऊपर ले जाएंगे तो ओम ऊपर जाएगा, ओम ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा ओम इनवर्स, और मीटर भी ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा विद्यार्थियों मीटर इनवर्स। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर सिग्मा का जो मात्रक प्राप्त हुआ है क्या मिल गया है, ये मिल गया है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो विमीय सूत्र के लिए सीधा सीधा 1/रो है, 1/रो, रो का विमीय सूत्र हम लिख देते हैं 1/रो। रो का विमीय सूत्र कितना आया था, पेज पलट के देख लेते हैं। रो का विमीय सूत्र कितना आया है विद्यार्थियों, m l3 t-3 a-2, तो ये हो जाएगा m l3 t-3 a-2, ये रो का विमीय सूत्र। इसको यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो m -1 l-3 t-3 है वो t3 हो जाएगा, a-2 है वो कितना हो जाएगा a2। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा का विमीय सूत्र m का घात ऋण 1 l का घात ऋण 3 t का घात 3 a का घात 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा m इनवर्स l का घात ऋण 3 t का घात 3 और a का घात 2। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा का विमीय सूत्र। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में, अगला जो है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता सिग्मा से दर्शाए हैं, वह धारा घनत्व, धारा घनत्व को किससे दर्शाए हैं विद्यार्थियों, पहले वीडियो में देखे थे धारा घनत्व को जे से दर्शाए हैं। तो विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में घनत्व, बहुत ही इजी वे पे हम इसका निगमन करेंगे विद्यार्थियों। बस आप लोगों को हर टॉपिक ध्यान पूर्वक देखना है और अध्ययन करना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, माना चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई स्मॉल l व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार की लंबाई स्मॉल l व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये संकेत चिन्ह हम पहले से मानते आए हैं विद्यार्थियों, चालक तार की लंबाई l और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मानते आए हैं, A मानते आए हैं। यदि चालक तार का प्रतिरोध R हो, चालक तार का प्रतिरोध R हो, चालक तार का प्रतिरोध कितना ले लिए विद्यार्थियों, R ले लिए, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, तार का विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, आर ए बाई एल। तो इसी फार्मूले को वहां पर क्या करना है, लिखना है आर ए बाई एल। इसको मैं लिख लेता हूं विद्यार्थियों समीकरण नंबर 1। ठीक है,
अब यहां पर ध्यान देना, यदि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, ये विभवांतर को किससे दर्शाते हैं? विभवांतर को हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V व चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I हो तो ओम का नियम हमने पढ़ा है, ओम का नियम पढ़ा है ना। ओम के नियम से प्रतिरोध R बराबर V अपान I होता है। तो इस R की वैल्यू यहां पर रख देंगे, क्या रखेंगे? V अपान I। तो समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से इसमें R की वैल्यू रखना है। R की वैल्यू रखेंगे तो रो इज इक्वल टू R की जगह पे क्या रखेंगे? R की जगह पे हम रख देंगे V अपान I, और पहले से A अपान L है, ये A अपान L। हमने इस R के रिप्लेस पे V अपान I ओम के नियम से रख दिया। अब यहां से रो इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं V अपान L अपान I अपान A। V अपान L I, इस A को फिर क्या कर लिए हैं? बटे के बटे में लिखे हैं, इसलिए नीचे में ले गए हैं I अपान A। V अपान L अपान I अपान A। ठीक है विद्यार्थियों, इसको मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, हमने विभव प्रवणता वाले में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? विभव प्रवणता, ये हमने पढ़ा है। विभव प्रवणता जो है E बराबर dV अपन dl। dV अपन dl को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं, जो किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो dV विभव में परिवर्तन, हमारे पास विभवांतर, dl लंबाई, हमारे पास लंबाई l के रूप में है। तो V अपान L ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगा विद्यार्थियों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से दर्शाते हैं, इस फार्मूले से। साथ ही साथ हमने धारा घनत्व पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ा है विद्यार्थियों, धारा घनत्व। धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? I अपान A। तो यहां से हम I अपान A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? धारा घनत्व। क्या लिखेंगे? धारा घनत्व। और धारा घनत्व को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल J से। समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे विद्यार्थियों? समीकरण 2 में रखेंगे। और ये समीकरण नंबर 2 ये आया है, इस V अपान L की जगह क्या रखेंगे विद्यार्थियों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और I अपान A की जगह पे क्या रखेंगे विद्यार्थियों? धारा घनत्व। तो ये समीकरण 2 से रो इज इक्वल टू मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों धारा घनत्व J। ठीक है, अब यहां से विद्यार्थियों हमने क्या पढ़ा है? विद्युत चालकता, सॉरी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता हमने पढ़ा है। विशिष्ट चालकता सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, ये पढ़ा है। यदि हम रो की बात करें तो हम 1/सिग्मा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/सिग्मा। तो इस रो की जगह पे, इस रो की जगह पे हम 1/सिग्मा लिख देते हैं, और ये आ जाएगा E अपान J। यहां से J और इन दोनों को तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू E। तो J क्या है विद्यार्थियों? धारा घनत्व है। J क्या है? धारा घनत्व। और सिग्मा क्या है विद्यार्थियों? सिग्मा है विशिष्ट चालकता। और E क्या है विद्यार्थियों? E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हम लोगों को मिल गया कि धारा घनत्व विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है, और इसी को क्या कहते हैं? धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है विद्यार्थियों, यदि पूछा जाता है कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, तो हम लोगों को इजी वे पे इस फार्मूले का क्या करना है? निगमन करना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया आज का चौथा पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के टॉपिकों को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।